जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आपने पहला क्लास देखा होगा तो उसमें मैंने आपको जो है कंप्लीट एजुकेशन के बारे में जानकारी दी थी, और वहाँ पे मैंने 7 टाइप्स के एजुकेशन के बारे में भी आपको बताया था। उसी क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक नया टाइप के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग समावेशी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, है ना। और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा सवाल आपको यहाँ से रिलेटेड जो है वो देखने को मिलता है। तो इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या यहाँ पे आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर समावेशी शिक्षा क्या होता है। इसका मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इसका क्या लाभ है, क्या सिद्धांत है, शिक्षक की इसके ऊपर जो है वो क्या भूमिका होती है, और लास्ट में समझेंगे टाइप्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव चिल्ड्रन यानी कि समावेशी बच्चों के प्रकार के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक का यही सब हमारा जो है वो सब टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पे सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और आज का जो स्लाइड है वो आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे स्लाइड का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया गया है, और इससे आपको जो है वो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो समावेशी शिक्षा की अवधारणा के बारे में आप समझिए, कॉन्सेप्ट आखिर क्या होता है ना। तो देखिए, समावेशी शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है। क्या है? एजुकेशनल प्रोसेस है ना, एजुकेशनल प्रोसेस, जिसमें विभिन्न प्रकार के पृष्ठभूमियों, क्षमताओं और ज़रूरतों वाले सभी बच्चों को समान अवसर और वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। सिंपल भाषा में समझिए, आप लोग विद्यालय गए होंगे, आपने देखा होगा कि आपके विद्यालय में या आपके क्लास में विभिन्न बैकग्राउंड वाले बच्चे आते हैं। अमीर घर के भी आते हैं, औसत घर के भी आते हैं, गरीब घर के भी बच्चे आते हैं, निम्न जाति के भी आते हैं, उच्च जाति के भी आते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि वाले बच्चे आते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कमज़ोर छात्र भी आता है, तेज छात्र भी आता है, औसत जिसका आईक्यू लेवल है वो भी आता है पढ़ने के लिए। तो विभिन्न क्षमताओं वाले छात्र भी आते हैं, विभिन्न ज़रूरत वाले बच्चे भी आते हैं। तो इन सबको क्या किया जाता है? समान अवसर और वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी के साथ जो है वहाँ पे समान, सभी को समान मानकर उनको जो है वो शिक्षक शिक्षा देता है। तो वही है आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि यह एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है या एक ऐसी एजुकेशनल प्रोसेस है जहाँ पे विभिन्न बैकग्राउंड वाले बच्चे, विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे, विभिन्न ज़रूरत वाले बच्चे, सभी को समान अवसर और वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है ना। तो ये आपका जो है इसका कॉन्सेप्ट हो गया, बिना किसी भेदभाव के। मेन अर्थ क्या है, मुख्य अर्थ क्या है इसका, मेन मीनिंग? तो इसका अर्थ है कि हमारे स्कूल, कक्षाएं, कार्यक्रम और पाठ इस तरह से डिजाइन किए जाए ताकि सभी बच्चे भाग ले सके और सीख सके, यानी कि सभी बच्चे जो है वो रुचिपूर्वक उस चीज़ को सीख सके, है ना। किसी एक चीज़ के ऊपर या फिर किसी एक स्टूडेंट के ऊपर पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सभी बच्चों के लिए यहाँ पे समान हो, सभी बच्चों के योग्यता क्षमता के अकॉर्डिंग जो है वो प्लान किया गया हो, है ना, बनाया गया हो। तो ये आपका समावेशी शिक्षा है। सिंपल भाषा में यही है कि चाहे बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का है, सभी को एक साथ बैठाकर समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। ओके, अब देखिए समावेशी शिक्षा का तात्पर्य। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है आपका विविधता की स्वीकृति होती है, यानी कि वही बात हुआ कि अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, अलग अलग जाति से हो गए, अलग अलग पृष्ठभूमि से हो गए, है ना। डाइवर्सिटी वाले बच्चे को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है जिसमें हर बच्चा, चाहे उसकी क्षमताएं और आवश्यकताएं कुछ भी हो, एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सके, है ना। यानी कि यहाँ पे डाइवर्सिटी को जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, विविधताओं को जो है यहाँ पे स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत सहायता दी जाती है
यह शिक्षा प्रणाली विविधता को स्वीकार करती है, वही चीज़ हुआ, और सभी छात्रों को उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार सहायता प्रदान करती है ना। अब देखिए, आप नॉर्मल ही समझिए कि स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी को पढ़ाते हैं। अब किसी एक स्टूडेंट का कुछ डाउट हो गया, कोई कन्फ्यूजन हो गया, तो टीचर जाहिर सी बात है उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, करना उनका हक बनता है ना। तो वो चीज़ है कि व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार भी उनको जो है वो सहायता दी जाती है। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या है, तो दृष्टिबाधित छात्र जो है, एक स्कूल में दृष्टिबाधित छात्र ब्रेल लिपि में पुस्तकें पढ़ते हैं और शिक्षक उन्हें विशेष ध्यान देते हैं, बिल्कुल देना चाहिए। जैसे कि एक क्लास है, 40 बच्चा है, 40 बच्चा में से मान लीजिए कि 2 बच्चा ऐसा है जो दृष्टिबाधित है, जो देखने में सक्षम नहीं है ना। तो क्या टीचर उनको ऐसे छोड़ देगा कि जाओ तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो? ऐसा तो नहीं कर सकता है वो। टीचर उनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा स्पेशल ध्यान तो देगा, स्पेशल अटेंशन उनको देना होगा। तो वही है आपका समावेशी शिक्षा, सबको ले के चलना। अगर किसी छात्र का जो मानसिक स्थिति है या फिर जो IQ लेवल है कम है, आसानी से सवाल या कॉन्सेप्ट वो नहीं समझ पाता है, तो फिर वो उनको टीचर जो है एक्स्ट्रा क्लास दे सकता है, ताकि वो और भी एवरेज वाले छात्र के बराबर हो जाए। तो ये सब आपका क्या है, समावेशी शिक्षा के कुछ एग्जाम्पल है। सीखने में कठिनाई, एक छात्र को सीखने में कठिनाई होती है तो शिक्षक उसे अतिरिक्त समय देते हैं और उसकी गति के अनुसार पढ़ाते हैं। सांस्कृतिक विविधता यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र एक साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। तो ये जो है आपका समावेशी शिक्षा का कुछ एग्जाम्पल है। अब समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या है, तो देखिए, सभी बच्चों को बिना किसी शर्त के नियमित कक्षाओं में स्वीकार करना, बच्चों, शिक्षकों और कक्षाओं को यथासंभव सहायता प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बच्चे भाग ले सकें। इसके अलावा क्या है, प्रत्येक बच्चों की क्षमताओं के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य विकसित करना, तो यानी कि उनके क्षमताओं के अनुसार उनको सिलेबस देना, शिक्षा का लक्ष्य जो है यहाँ पे डेवलप करना ही आपका जो है ये मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आ जाता है। और क्या विशेषताएं हैं, तो एक प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए, एक ऐसे शिक्षकों को नियुक्ति करना जिन्हें पढ़ाने के अलग अलग तरीकों के बारे में जानकारी हो। अब ऐसा क्यों कहा गया है, तो आप ही सोचिए, क्लास में तो विभिन्न बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं, विभिन्न क्षमता वाले बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे आसानी से चीज़ों को सीख जाते हैं, कुछ बच्चे चीज़ों को सीखने में थोड़ा सा समय लगाते हैं, देर से सीखते हैं। तो हमें एक ऐसा टीचर रखना चाहिए जिनके पास जो है ये क्षमता हो कि वे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से बच्चों को समझा सके। अगर थ्योरेटिकल उसे नहीं समझ में आ रहा है तो हो सके टीचर उनको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाए, खेल खेल के माध्यम से समझाए, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से समझाए। तो विभिन्न यहाँ पे जो टीचिंग मेथड उनको पता होना चाहिए। स्कूलों का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, तो स्कूलों और कक्षाओं को इस तरह से डिज़ाइन करना कि बच्चों को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद मिले। सहयोग के बारे में क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रिंसिपल, शिक्षक, माता पिता और अन्य लोगों को एक साथ काम करना। तो जब सभी कोई मिल के अच्छे से काम करेंगे, सहयोग करेंगे, तो इस तरह से जो है वो समावेशी शिक्षा आपका पूरा होगा, है ना। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, समावेशी शिक्षा के लाभ क्या है, तो देखिए, समावेशी शिक्षा होता है तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो लाभ है वो है आपका पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास होता है, छात्रों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, अधिक अवसर मिलता है, विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को भी शिक्षा के समान अवसर मिलते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 40 बच्चा है, 2 बच्चा मान लीजिए कि दृष्टिबाधित है, मान लीजिए 10 बच्चा आपका थोड़ा सा उनका मानसिक स्तर कम है, तो वो क्या होते हैं, इस टाइप के क्लास में समावेशी शिक्षा में शिक्षक सभी बच्चों को समान अवसर देते हैं, एक साथ लेकर चलते हैं। तो इस तरह से जो विशेष ज़रूरत वाले बच्चे हैं उनको भी समान शिक्षा का अवसर मिलता है, वो सब भी आगे चलकर बराबरी कर सकते हैं, है ना। सांस्कृतिक विविधता का सम्मान होता है, यही चीज़ हो गया कि यहाँ पे विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के बच्चों के बीच आपसी समझ बढ़ती है और वहाँ पे सभी एक दूसरे के सम्मान करते हैं। सिद्धांत में देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो देखिए ये 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा कि समावेशी शिक्षा समानता के बारे में बात करता है, गुणवत्ता के बारे में बात करता है,
भागीदारी के बारे में बात करता है, सम्मान के बारे में बात करता है, सभी बच्चों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का प्रावधान करता है, सभी छात्रों को शिक्षा में सक्रिय भागीदारी देना, इसके अलावा विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना। तो ये सब पॉइंट जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। इसी पॉइंट से रिलेटेड सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि इक्विटी के बारे में बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है, रिस्पेक्ट करता है एक दूसरे को, इसके अलावा पार्टिसिपेशन के बारे में बात करता है, या फिर वही हो गया कोलैबोरेशन के बारे में बात करता है, सहयोगी अधिगम के बारे में बात करता है कि बच्चे आपस में एक दूसरे के सहयोग करके चीज़ों को सीखें। आगे देखिए, अब इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक की भूमिका और रणनीतियाँ क्या क्या है, रोल ऑफ टीचर एंड स्ट्रेटजी उनकी क्या क्या है। तो सबसे पहले सभी छात्रों के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीतियाँ अपनाना, टीचर का ये काम होना चाहिए कि सभी छात्रों के लिए एक ऐसा प्रॉपर टीचिंग मेथड अपनाया जाए कि सभी को अच्छे से समझ सके। व्यक्तिगत सहायता पहुंचाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना ये टीचर का कर्तव्य है। संसाधन और सहयोग ये प्रोवाइड करवाना, सहायक शिक्षण सामग्री का विकास करना और माता पिता व समुदाय के साथ सहयोग स्थापित करना टीचर की मुख्य भूमिका है। अच्छा, सहायक शिक्षण सामग्री क्या है? तो देखिए, वैसा सामग्री जो शिक्षण प्रोसेस को आसान बनाता है, जैसे कि मान लीजिए ग्लोब हो गया, है ना, ग्लोब हो गया, कोई मैप वगैरह हो गया, तो वो सभी सामान उसको हम लोग TLM कहते हैं। बेसिकली समझिएगा TLM क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना। पढ़ाने के दौरान टीचर जिन जिन सामग्रियों का उपयोग करता है बच्चों को समझाने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, सहायक शिक्षण सामग्री कह लीजिए या फिर TLM कह लीजिए। ओके, इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसका टॉपिक भी है, आगे पढ़ना है उसको, है ना। ये आपका हो गया शिक्षक की भूमिका के बारे में। अब देखिए, जितना चीज़ अभी तक हमने पढ़ा उसको एक बार क्विक समरी देख लेते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इतना का MCQ करेंगे। फिर जो अगला टॉपिक है आपका समावेशी बच्चों के प्रकार, उसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि समावेशी शिक्षा क्या होता है, एक रेगुलर स्किल प्लस सभी प्रकार के बच्चे बिना भेदभाव के। तो ये समावेशी शिक्षा को डिफाइन करता है कि यहाँ पे एक नियमित स्कूल के बारे में बात की जाती है, यहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं और उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। लक्ष्य क्या क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा का लक्ष्य यही होता है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सीखने का समान अवसर और वातावरण देना। दृष्टिकोण क्या है? तो प्रतियोगी नहीं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा में प्रतिस्पर्धा के बारे में बात नहीं की जाती है। एक बच्चा दूसरे बच्चा का कंपटीटर नहीं होता है ना। वो उन लोगों के बीच कॉम्पिटिटिव के बारे में जो डिस्कस नहीं की जाती है, बल्कि सहयोगी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। कोलैबोरेटिव अप्रोच, यहाँ पे कोलैबोरेटिव अप्रोच के बारे में बात की जाती है। तो प्रतियोगी नहीं बल्कि सहयोगी दृष्टिकोण अपनाना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहीं से समावेशी शिक्षा को विश्व स्तर पर प्रमुखता मिली। तो कहाँ से? यूनेस्को से। कब? 1994 को, याद रखिएगा। इसके अलावा IEP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम हो गया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना, इसी को कहते हैं IEP। बाधा क्या है? तो विविधता बाधा नहीं है, यानी कि जो डाइवर्सिटी है, बच्चों के बीच जो डाइवर्सिटी है उसको कभी भी आपको बाधा नहीं मानना है, ऑब्स्टेकल नहीं मानना है, बल्कि ऑब्स्टेकल किसे माना जाएगा? संसाधनों की कमी। ठीक है, पढ़ाने के दौरान अगर किसी भी प्रकार का संसाधन की कमी होती है तो उसको हम लोग बाधा मानेंगे। किस में बाधा मानेंगे? शिक्षण प्रोसेस में, टीचिंग प्रोसेस के दौरान बच्चों को समझाने में जो बाधा आती है वो संसाधनों की कमी के कारण आती है, ना कि विविधता के कारण। तो कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए शिक्षण प्रोसेस के दौरान इनमें से कौन सी बाधा है? तो डाइवर्सिटी हो जाएगा, संसाधनों की कमी हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको संसाधनों की कमी जो है वो मुख्य बाधा होती है, मेन ऑब्स्टेकल कहलाता है। टीचर की क्या भूमिका होना चाहिए? तो शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर मायने नहीं रखता। शिक्षक किस बैकग्राउंड से आता है, बिल्कुल भी ये चीज़ मायने नहीं रखता है। उसका धैर्य और संवेदनशीलता सबसे महत्वपूर्ण है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ ट्रिक्स के बारे में भी हम आपको बता देते हैं ताकि याद रखने में आसानी होगी। जैसे कि अभी मैंने आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के सिद्धांत के बारे में बताया,
तो उसको याद रखने का एक शॉर्ट निमोनिक्स है EQPR। ई का मतलब इक्विटी के बारे में बात करता है, क्यू का मतलब क्वालिटी के बारे में बात करता है, पी का मतलब पार्टिसिपेशन के बारे में बात करता है, और आर के बारे में, आर से मतलब रिस्पेक्ट के बारे में बात करता है। तो ये सब पॉइंट जो है किसके लिए है, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। अब देखिए अगर यहाँ पे इसके फार्मूला के बारे में बात किया जाए, समावेशी कक्षा का सूत्र, तो बेसिकली यहाँ पे डाइवर्सिटी प्लस सपोर्ट, यानी कि डाइवर्सिटी तो इंक्लूजन में क्या होता है, समावेशन में क्या होता है, विभिन्न अलग अलग बच्चों को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है ना, डिफरेंट चिल्ड्रन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, चाहे शिक्षक की मदद से चाहे संसाधन की मदद से। तो ये दोनों मिलके आपका जो है समावेशन का निर्माण करता है, यानी कि सबका विकास ये करता है। तो ये था आज के क्लास का फर्स्ट पार्ट। अब इससे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर हम लोग इसी के सेकेंड पार्ट को देखेंगे इसी वीडियो में, है ना। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं, ताकि जितना भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको पढ़ाई वो अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। चलिए, ये है आपका पहला सवाल। सवाल है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल विशेष बच्चों को शिक्षा देना, सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर देना, सामान्य बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देना, केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना। तो आप इसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं, सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर देना, है ना, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ हम आपको बता देते हैं कि जिन भी सवाल में आपको ये वाला शब्द देखने को मिलेगा, केवल वाला शब्द, ठीक है, केवल शब्द जिस भी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा उसको आपको गलत मानना है। वो अक्सर जो है वो गलत होता है, 99% केस में जो है इस टाइप के ऑप्शन हमेशा गलत पाए जाते हैं, गलत जो है वो रहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? बेसिक जो प्रिंसिपल है वो आपका क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो आपको बताना है। प्रतियोगिता, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रतियोगिता के बारे में कभी भी बात नहीं करती है, भेदभाव के बारे में बात नहीं करती है, किसके बारे में बात करती है, इक्वलिटी के बारे में बात करती है, पार्टिसिपेशन के बारे में बात किया जाता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, तीसरा सवाल देखिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? केवल सामान्य बच्चे, तो मैंने आपको बताया कि केवल शब्द जहाँ पे देखने को मिले उसको गलत आपको मानना है, ये आपका गलत हो जाएगा। केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चे गलत हो जाएगा। सभी प्रकार के बच्चे सही है। केवल होनहार बच्चे, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अगला सवाल, समावेशी शिक्षा के तहत मुख्य भूमिका किसकी होती है? सरकार की, माता पिता की, शिक्षक की, बच्चों की? तो देखिए समावेशी शिक्षा के तहत मुख्य जो भूमिका होती है वो आपका किसका होगा? टीचर का होगा, है ना। रोल ऑफ टीचर के बारे में मैंने आपको जानकारी भी दिया, ये आपका सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में मुख्य बाधा क्या हो सकती है? तो डाइवर्सिटी बाधा नहीं होती है। डाइवर्सिटी जो है इसको एक तरह से रिसोर्सेज माना जाता है, ये आपका ऑब्स्टेकल नहीं है। संसाधनों की कमी, बच्चों का उत्साह, पाठ्य पुस्तक, तो संसाधनों की कमी इसको यहाँ पे ऑब्स्टेकल माना जाता है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, यूनेस्को ने समावेशी शिक्षा को किस वर्ष प्रमुखता से अपनाया था? ठीक है, तो यहाँ पे 1994, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दिया। समावेशी शिक्षा किस पर केंद्रित है? केवल अकादमिक उपलब्धियों पर? गलत है। विविधता और सम्मान, अच्छा, विविधता के सम्मान और समान अवसर पर? ठीक बात है। खेल गतिविधियों पर, परीक्षा परिणामों पर? ये सब आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, आसान था। आठवां देखिए, समावेशी शिक्षा में कौन सा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है? प्रतियोगी दृष्टिकोण, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रतियोगी के बारे में बात नहीं की जाती है ना। सहयोगी दृष्टिकोण, बिल्कुल सही बात है। कोलैबोरेटिव अप्रोच के बारे में बात किया जाता है। अलगाववादी दृष्टिकोण गलत हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड है ऐसे भी। सख्त अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। समावेशी शिक्षा में सहयोगी दृष्टिकोण के बारे में बात किया जाता है। समावेशी शिक्षा में IEP का क्या अर्थ है? IEP का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के लाभ में क्या शामिल नहीं है? तो सामाजिक एकीकरण, आत्मसम्मान में वृद्धि, अलगाव और भेदभाव, विविधता के प्रति सहिष्णुता। तो देखिए अलगाव और भेदभाव ये आपका शामिल नहीं है, ठीक है,
ये आपका अलग हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड है, भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। 11 देखिए, भारत में समावेशी शिक्षा को किस नीति के तहत बढ़ावा दिया गया है? NEP 2020, राष्ट्रीय खेल नीति, सूचना तकनीकी नीति, राष्ट्रीय औद्योगिक नीति। तो NEP 2020 है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है वो समावेशी शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया गया है। समावेशी शिक्षा किस प्रकार के वातावरण को बढ़ावा देती है? तो वही बात हुआ कि कॉम्पिटिटिव माहौल को ये बढ़ावा नहीं देती। कोलैबोरेटिव, ये आपका सही है। अलगाववादी गलत है। नकारात्मक गलत है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? तो सरकारी अधिकारी, मीडिया, शिक्षक, खेल प्रशिक्षक। तो यहाँ पे कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो टीचर होता है। 13 का यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो टीचर होता है। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों का क्या स्थान है? अलग शिक्षा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया था, चाहे बच्चा दिव्यांग हो, किसी भी प्रकार से ग्रसित हो, दृष्टिबाधित हो, चाहे उसका मानसिक स्तर कम ही क्यों ना हो, सभी को एक क्लास में बैठा के सबको समान शिक्षा देना, उसी को समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो सेपरेट एजुकेशन का जो बात ही पूरा गलत हो जाएगा ना। अलगाव गलत है। समान अवसर के साथ मुख्य धारा में, तो यहाँ पे 14 का जो है वो सी सही हो जाएगा। विशेष विद्यालय, ये भी गलत है। समावेशी शिक्षा पर जोर देती है। समावेशी शिक्षा किस पर जोर देती है? तो प्रतिस्पर्धा पर, गलत बात। समानता और सहयोग पर, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखने की आवश्यकता भी नहीं है। 16 देखिए, समावेशी शिक्षा में शामिल है। तो विशेष स्कूल जो शिक्षा के माध्यम से विशेष बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, नहीं, इसके बारे में मैंने तो आपको जानकारी दिया ही नहीं। केवल छात्राओं के लिए, गलत। विकलांग बच्चे, गलत। वे बच्चे जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई आदि स्तर पर अलग अलग सक्षम हैं, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो इसका जवाब आपको जो है कमेंट सेक्शन में देना है। छात्रों के प्रति संवेदनशील, छात्रों के प्रति लगाव और धैर्य, छात्रों की अक्षमता का ज्ञान, शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। तो कौन सा गुण सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। और इसके बारे में मैंने आपको जो है थ्योरी वाले क्लास में डिस्कस भी किया था। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते हैं इसी क्लास का नेक्स्ट पार्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, जिसमें हम जानेंगे समावेशी बच्चों के प्रकार के बारे में, क्योंकि ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले उसका थ्योरी को देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ को भी सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब जानते हैं समावेशी बच्चों के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ इंक्लूसिव चिल्ड्रन के बारे में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न बैकग्राउंड के बच्चे जो है वो आते हैं और एक साथ जो है वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, शिक्षक इनको जो है वो समान शिक्षा, समान अवसर देता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको देखने में कठिनाई होती होगी, जो दृष्टिबाधित होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनको सुनने में कठिनाई होती है। कुछ ऐसे होंगे जिनकी मानसिक क्षमता कम होगी। कुछ ऐसे होंगे जिनको बोलने में कठिनाई होती होगी। तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के बच्चे जो है एक साथ बैठ के जो है पढ़ाई करते हैं और शिक्षक उनको जो है वो एक समान अवसर देते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे समावेशी बच्चों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बच्चों को 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है। एक है आपका सामान्य बालक, नॉर्मल चिल्ड्रन। विशेष बालक होता है दूसरा, स्पेशल चिल्ड्रन। और तीसरा आपका हो जाता है वंचित बालक, यानी कि डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। तीनों के बारे में जो वो डिटेल में हम लोग जानेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता ही वर्गीकरण का मुख्य आधार है, यानी कि समावेशी बच्चों को जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसका जो मुख्य आधार है वो आपका इंडिविजुअल डिफरेंस ही है। सबसे पहले जानते हैं सामान्य बालक किसे कहेंगे। तो जिस तरह से हम हैं, जिस तरह से आप हैं, ये सब जो है वो सामान्य बालक के अंतर्गत आते हैं। हम लोग जो है वो सामान्य बालक के अंतर्गत आते हैं। नॉर्मल चिल्ड्रन, जो बच्चे औसत शारीरिक और मानसिक स्तर के होते हैं, यानी कि जो एवरेज होते हैं, एवरेज फिजिकल एंड मेंटल लेवल, जिनका जो IQ स्तर है वो 90 से 100 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नॉर्मल जो चिल्ड्रन होते हैं उनका जो IQ होता है
वो 90 से 100 होता है। इन्हें सामान्य शारीरिक और मानसिक कार्यों को करने में कोई बाधा महसूस नहीं होती। कक्षा के अधिकांश बच्चों की तरह वे भी शैक्षणिक उपलब्धि में औसत होते हैं, यानी कि एवरेज होते हैं। तो ये नॉर्मल चिल्ड्रन के बारे में बात कही जा रही है। दूसरा है आपका विशेष बालक, यानी कि स्पेशल चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे बच्चे जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य कार्यों को करने में असहज और असमर्थ होते हैं। अब यहाँ पे इसको कुछ आगे टाइप में बांटा गया है, जैसे कि एक होता है विशेष बच्चों के प्रकार में, एक होता है आपका गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे। दूसरा होता है मानसिक रूप से मंद बच्चे, दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, भाषा बाधित बच्चे। तो एक ही बार में हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं, ठीक है, गॉड गिफ्टेड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनका जो है आईक्यू लेवल होता है, बहुत ज़्यादा वो तेज होते हैं। तो वही आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा प्रतिभाशाली बच्चे में। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से मंद होते हैं, जिनका जो आईक्यू लेवल है वो कमज़ोर होता है, कम होता है, तो वो आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, मानसिक रूप से मंद बच्चे, बुद्धू जिसको कहते हैं। तीसरा दृष्टिबाधित बच्चे, जिनको देखने में कठिनाई होती है, वो आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। जिनको सुनने में कठिनाई होती है वो आपका श्रवण बाधित बच्चे कहलाएंगे। और जिनको भाषा संबंधित प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, वो आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, भाषा बाधित बच्चे के अंतर्गत। वन बाय वन करके सभी को देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है हमारा यहाँ पे। तो देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में क्या पता होना चाहिए कि इनका जो आईक्यू स्तर है वो 120 या उससे अधिक होता है। इनकी पहचान मुख्य रूप से इनकी बुद्धि के आधार पे की जाती है, इनका इंटेलिजेंस के आधार पे इनको जो है यहाँ पे पहचाना जाता है। मानसिक रूप से मंद बच्चे, तो जिनका आईक्यू स्तर जो है वो 90 से कम हो और समायोजन व्यवहार में कमी हो, यानी कि किसी भी चीज़ को वो एडजस्ट करने में समय लेते हैं, तो आपका मानसिक रूप से मंद बच्चे हैं, इनका आईक्यू लेवल आप याद रखिएगा, है ना। तो वही बात है कि वैसा बच्चा जिनका जो आईक्यू लेवल है वो 90 से कम है और जो जिनका जो है वो पुअर एडजस्टमेंट होता है, यानी कि वो समायोजन करने में उनको कठिनाई महसूस होती है, उन्हीं को मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, आगे है आपका दृष्टिबाधित बच्चे। तो मैंने आपको बता दिया जिनको देखने में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे जो दृष्टि दोष से प्रभावित होते हैं, जो उनकी दृष्टि में बाधा उत्पन्न करता है। ये ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पाते और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालकों के लिए विकसित लिपि का नाम ब्रेल लिपि है, यानी कि ब्रेल स्क्रिप्ट है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है, तो ब्रेल लिपि। और इसका जो खोज है वो लुइस ब्रेल ने किया था, एक साइंटिस्ट है लुइस ब्रेल, उन्होंने ही किया था, ठीक है। उसी के नाम पे इस सिस्टम का नाम जो है वो ब्रेल लिपि रखा गया है। ब्रेल लिपि और ऑडियो टेप इनके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो किनके लिए? दृष्टिबाधित बच्चे के लिए, ठीक है। अब देखिए, वंचित बालक क्या है, यानी कि डिप्राइव्ड चिल्ड्रन किसे कहा जाता है? तो वंचित का अर्थ होता है जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से अप्रभावित या दूर रहना, ठीक है। यानी कि एक तरह से आप समझिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ख़राब होता है, उनके पास किसी भी प्रकार का सुख सुविधा नहीं होता है, ठीक है। आर्थिक रूप से वंचित बच्चे, तो वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो वंचित का अर्थ क्या है? जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से अप्रभावित या दूर रहना। मनोवैज्ञानिक रूप से ये वे बच्चे हैं जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े समुदाय से आते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वंचित बच्चों के प्रकार, तो एक होता है आपका सामाजिक रूप से वंचित, समाज में शिक्षा सुविधाओं से दूर। कुछ ऐसे भी समाज होते हैं जहाँ पे शिक्षा ज़्यादा बच्चों को नहीं दिया जाता है, तो समाज में शिक्षा सुविधाओं से दूर होता है। उपयुक्त इसका जो उपाय है वो क्या है? अधिक स्कूल, निःशुल्क शिक्षा। यानी कि कुछ ऐसे समाज आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे जो व्यक्ति है या फिर जो माता पिता है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, और इसके पीछे वजह ये भी होती है कि आर्थिक समस्या देखने को मिलता है। उनके जो परिवार है वो, उनके पास पैसे की कमी होती है, तो इसी कारण से वे लोग प्राइवेट स्कूल भी नहीं भेजना चाहते हैं। तो वहाँ पे उनका एक उपाय ये किया जा सकता है कि अधिक से अधिक स्कूल वहाँ पे खोला जाए और निःशुल्क शिक्षा दी जाए, तभी वे लोग जो है वहाँ पे भेज सकते हैं। दूसरा है आर्थिक रूप से वंचित। गरीबी के कारण शैक्षिक सुविधाओं का अभाव बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। कुछ ऐसा भी होता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे
ये भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। भारत में विशेष बच्चों की शिक्षा एनईपी 1986 के बारे में यहाँ पे बात कही गई है कि इसके तहत जो है वो भारत में विशेष बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या क्या जानकारी दी जाती है, वो आप ध्यान रखिएगा। तो एनईपी 2020 के बारे में ये बात नहीं है, एनईपी 1986 है। ठीक है। आचार्य राममूर्ति समिति के प्रमुख प्रावधान, तो इस समिति के द्वारा क्या क्या प्रावधान किया गया है, क्या क्या बातें कही गई है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट है दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय और एकीकृत शिक्षा का प्रावधान किया गया, यानी कि जो बच्चे दिव्यांग हैं, ठीक है, डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, उनके लिए विशेष विद्यालय और इंटीग्रेटेड एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, याद रखिएगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था। इनोवेशन के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और पाठ्यक्रम प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। स्कूलों में विशेष शिक्षण सामग्री और उपकरणों की व्यवस्था किया गया है। तो बेसिकली ये किसके लिए है? विशेष बच्चों के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। ठीक है। तो ये सब उनके लिए जो है वो कुछ यहाँ पे प्रावधान किया गया है ताकि वो लोग जो है वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त करें और अपना भविष्य को उज्जवल बनाए। अब देखिए, जितना भी चीज़ मैंने अभी आपको बताया समावेशी बच्चों के प्रकार के बारे में, उसका एक बार जो है क्विक समरी यानी कि क्विक रिवीजन कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रकार के बच्चों के बारे में जिक्र किया, नॉर्मल, स्पेशल और डिप्राइव्ड। तीनों का आपको IQ लेवल पता होना चाहिए, खास करके नॉर्मल का 90 से 100 के बीच में होता है। और यहाँ पे स्पेशल में भी मैंने आपको गिफ्टेड के बारे में बताया, 120 प्लस होता है। मेंटली रिटार्डेड बच्चे का जो है वो 90 से कम होता है। जो यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको जो है ब्रेल लिपि की मदद से या फिर ऑडियो क्लिप की मदद से पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। जो यहाँ पे सुनने में अक्षम बालक हैं, ठीक है, यानी कि श्रवण बाधित बच्चे हैं, उनको यहाँ पे साइन लैंग्वेज से पढ़ाया जाए, समझाया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये सब याद रखिएगा। वंचित में देखा जाए तो लैकिंग सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल फैसिलिटीज़, यानी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड है, वो सब चीज़ों का कमी, जैसे कि बच्चा गरीब है या फिर आर्थिक उनका जो स्थिति है वो ख़राब है, तो वो सब आपका वंचित के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। चलिए अब जानते हैं एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले IQ स्कोर, जो कि कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो सामान्य का आपका 90 से 100 होता है, प्रतिभाशाली बच्चा का 120 प्लस, जो मानसिक रूप से मंद बच्चे होते हैं उसका 90 से कम होता है। टीचिंग टूल्स के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, जैसे कि दृष्टिबाधित जो बच्चा होता है उनके लिए कौन सा टीचिंग टूल्स है, तो उनको पढ़ाने के लिए हम लोग ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वैसा बच्चा जो सुनने में जिनको कठिनाई होती है तो उनके लिए हम लोग सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब इंक्लूसिव टीचर रोल, यानी कि जो समावेशी शिक्षक है उसकी जो भूमिका होती है, उनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट भूमिका है वो आपका यही है कि सभी के लिए उपयुक्त रणनीति अपनाना। टीचर के द्वारा जो है वो सभी के लिए एक सूटेबल स्ट्रेटजी का उपयोग करना। नेक्स्ट है आपका मेंटली जो रिटार्ड बच्चे होते हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट मेथड है वो है आपका प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये आपका उसके लिए बेस्ट मेथड है। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक्स के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे 3 टाइप के बारे में मैंने जिक्र किया, तीनों को आप याद रख सकते हैं। NST यानी कि N से आपका नॉर्मल, S से आपका स्पेशल, D से आपका डिप्राइव्ड, है ना। नॉर्मल का IQ वही 90 से 100, स्पेशल का IQ आपका गिफ्टेड ये चिल्ड्रन होते हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, और डिप्राइव्ड वही सोशियो इकोनॉमिक लिमिट्स यहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा, एक ही चीज़ बार बार हम आपको यही इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाए, याद हो जाए आपको, यहीं पे क्लास के दौरान ही सभी चीज़ें आपको याद हो जाए। इसीलिए हम आपको समरी भी बता दे रहे हैं, ट्रिक्स भी बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी बता दे रहे हैं, ताकि एक ही चीज़ बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। मैचिंग टूल्स में अगर आप देखें तो वही चीज़ कहा गया है कि आई यानी कि जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं, जिनके आँखों में प्रॉब्लम है, उनके लिए ब्रेल लिपि उपयोग किया जाता है। जिनका यहाँ पे श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे साइन लैंग्वेज की मदद से, इशारे या सांकेतिक भाषा की मदद से जो वो समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। जिनका दिमाग कमज़ोर है उनको यहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाए, वो आपका ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। हमेशा याद रखें, समावेशी शिक्षा का अर्थ है सबको एक साथ रखना, अलग अलग नहीं। तो इसके बारे में तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब चलते हैं
जो भी चीज़ मैंने आपको बताया समावेशी बच्चों के प्रकार के बारे में, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों की प्रमुख विशेषता क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि 90 से कम जिसका IQ लेवल होता है उसी को मानसिक मंद बालक कहते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास में बाधा, शारीरिक रूप से कमजोर, तेज सीखने की क्षमता, सुनने में असमर्थ। तो संज्ञानात्मक विकास में बाधा आती है, यानी कि वे लोगों का दिमाग जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम होती है। तो ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का प्रकार नहीं है। दृष्टिहीनता, मुख बधिरता, योग्यता की अधिकता, नियमित शिक्षा। तो नियमित शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं वहाँ पे, तो ये आपका सही हो जाएगा, नहीं पूछा गया है। दृष्टिहीन बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। दृष्टिहीन बालक जो देखने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो ऑडियो टैप और ब्रेल लिपि, केवल चित्र आधारित पुस्तकें। देखिए, चित्र आधारित पुस्तकें तो का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहे हैं ना। केवल व्याख्यान विधि, लिखित परीक्षाएं। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रेल लिपि के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है। कम IQ स्तर से, शारीरिक विकलांगता से, मानसिक तनाव से, खेलकूद में असफलता से। तो यहाँ पे कम IQ स्तर से, बौद्धिक स्तर से, बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है, तो वही उसका जो IQ लेवल है उसके मदद से हम लोग जो है पहचान कर सकते हैं। समावेशी कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग बैठाना। मैंने एक बात बताया है कि कहीं भी अलग बैठाने वाला बात नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीतियाँ अपनाना, बिल्कुल सही बात है। केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, केवल दोनों आपका ऐसा ही नेगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जहाँ भी कहीं भी आपको केवल शब्द देखने को मिले आप उसको नेगेटिव ऑप्शन मान के काट दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, सुनने में असमर्थ बच्चों के लिए सबसे अच्छा संचार साधन कौन सा है। मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, केवल लिखित, केवल इशारे। तो सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। जो बच्चा सुन नहीं सकते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज सबसे परफेक्ट होता है, अच्छा होता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विकसित लिपि कौन सी है। रोमन लिपि, ब्रेल लिपि इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 8वां सवाल, गिफ्टेड बच्चा की विशेषता क्या होती है। गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होती हैं उनकी विशेषता क्या है। तो सामान्य से अधिक बौद्धिक क्षमता, धीमी सीखने की प्रक्रिया, भावनात्मक अस्थिरता, कम IQ स्तर। ये आपका तीनों जो है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। उनका जो IQ लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, हायर देन एवरेज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी कि नॉर्मल बच्चा से भी ज़्यादा उसका IQ लेवल होता है, 120 से ज़्यादा। समावेशी शिक्षा में सहायक तकनीक का क्या महत्व है। केवल शिक्षकों के लिए गलत। विशेष, देखिए यहाँ पे ना 3 ऑप्शन है जहाँ पे केवल आया है, केवल, तो ये तीनों आप ऐसे ही भी क्रॉस कर दीजिए, एक वाला बच जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद के लिए। तो 9 का यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग जो है वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, बौद्धिक रूप से मंद बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा तरीका प्रभावी होता है। तो बौद्धिक रूप से मंद बच्चों के लिए प्रायोगिक शिक्षा, मौखिक शिक्षा, व्याख्यान विधि, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा। सबसे पहले तो इसको हटाइए। तो मैंने आपको बताया था कि जिनका दिमाग जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है उनको यहाँ पे प्रायोगिक शिक्षा दिया जाना चाहिए, वो आपका उनके लिए सबसे बेस्ट होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास का आपका लास्ट सवाल है और इसी सवाल के साथ आपका आज का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि समावेशी शिक्षा पूरा जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर एक अन्य प्रकार की शिक्षा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। समान विद्यालयों में सभी बच्चों को शिक्षा देना, केवल विशेष विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, विविधता को स्वीकार करना, सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि नहीं है, तो आपको इसका जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है। ओके,
तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जितना भी जानकारी आपको दी गई होगी वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई भी आपका डाउट होगा, कोई भी आपका सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात कि यहाँ पे जो वो केवल स्पेशल जो वो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी बैच को लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि जो स्टडी ग्रुप है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ने के लिए इच्छुक है वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर सभी क्लास नोट्स मिल जाएगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि डेली एमसीक्यू का प्रैक्टिस किया जाता है। वहाँ पे थ्योरी प्लस एमसीक्यू का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, और डेली आपका वहाँ पे टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, ठीक है। बाकी वहाँ पे सभी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएगी। ये केवल आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए स्पेशल बैच है। तो जो भी स्टूडेंट रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको टेलीग्राम में जो है RKM ऑफिशियल ये वाला यूजर नेम है, इसमें आपको क्या करना है, मैसेज करना है, ठीक है। RKM_ऑफिशियल, ठीक है। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ग्रुप बनाया गया है, जहाँ पे आपका जो है लगभग रीजनिंग समाप्त हो चुका है, हिंदी भी लगभग समाप्त हो चुका है, और अभी वहाँ पे भी टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो वो संपूर्ण सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। तो इसको अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैसेज करना है, ठीक है। ये जो आप टेलीग्राम में देख पा रहे हैं यूजर नेम, इसके ऊपर मैसेज कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ।